नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, छत्तीसगढ़। आज का मेरी चर्चा का विषय है हिंदी भाषा का भविष्य। हिंदी भाषा का भविष्य। भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ पर सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक। चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, दक्षिण में केरल में मलयालम हो, तमिलनाडु में तमिल हो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु हो, उड़िया हो, असमिया हो, या धुर उत्तर में कश्मीरी हो, डोगरी हो, पंजाबी हो। तमाम भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। विगत 1000 वर्षों से हिंदी भारत की प्रधान भाषा है और लगभग देश की आधी आबादी हिंदी का प्रयोग करती है। इन सब के बावजूद बाजारीकरण के इस दौर में जहां पर बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, वहां पर मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हिंदी का भविष्य क्या होगा। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में 3000 के लगभग भाषाएं बोली जाती हैं। छोटी बड़ी भाषाएं उसमें सम्मिलित हैं, जिनमें प्रथम 3 जो भाषाएं हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों की संख्या मंदारिन की है। मंदारिन, जिसे चीनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजी का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर हिंदी पूरी दुनिया में बोली जाती है। इन सब के बावजूद कई बार हमारे मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि भविष्य की हिंदी का स्वरूप क्या होगा। क्या हिंदी इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी? अगर हम इस पूरे बातचीत को 2 हिस्सों में बांट लें कि हिंदी के विकास में प्रमुख बाधक तत्व कौन से हैं और हिंदी के सामने अवसर कौन से हैं, तो हमारे लिए बातचीत करना, हमारे लिए इस विषय को समझना आसान हो जाएगा। हिंदी के समक्ष जो बाधाएं हैं, उसमें मुझे लगता है कि हमारे मन में हिंदी के प्रति जैसे जैसे वैश्वीकरण में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है, पूरी दुनिया अंग्रेजी सीखने और जानने के लिए आगे आ रही है, उस स्थिति में हमारे मन में अंग्रेजी के प्रति एक विशेष आग्रह का होना और हिंदी के प्रति हीनता बोध
लघुता का भाव होना, ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है। कहीं न कहीं हम उस मानसिकता के शिकार हो रहे हैं, उस मानसिकता से ग्रसित हैं जो हमें हमारे अंदर यह प्रवृत्ति पैदा कर रही है कि कहीं न कहीं हम भाषाई रूप से कमजोर हैं। किसी भी समाज के लिए भाषाई हीनता उसके पिछड़ेपन का एक लक्षण है, स्वस्थ मानसिकता नहीं है। पूरी दुनिया में हम कहीं भी देखें, चीन अपनी भाषा पर गर्व करता है, जापान में जापानी बोली जाती है, रूस में रसियन भाषा वहां की प्रमुख भाषा है, जर्मनी में जर्मन भाषा प्रमुख भाषा है, फ्रांस में फ्रेंच भाषा है, स्पेन में स्पेनिश है। ये तमाम सारी भाषाएं विभिन्न देशों में प्रचलित हैं और वहां की लोग, वहां की जनता, वहां का समाज अपनी अपनी भाषा को व्यवहार करने में, प्रयोग करने में, इस्तेमाल करने में उस तरह की हीनता का अनुभव नहीं करता है जिस तरह आज हमारे समाज में हिंदी को लेकर के है। ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। दूसरी प्रमुख समस्या जो हिंदी की सीमा निर्धारित करती है कि हम भाषा के प्रति अत्यधिक शुद्धतावादी दृष्टिकोण अपनाने से बचें, क्योंकि शुद्धतावाद कहीं न कहीं, किसी भी क्षेत्र में शुद्धतावाद हो, वह एक बड़ी सीमा है। कई बार हम दूसरी भाषा के शब्दों को लेने से कतराते हैं, कई बार हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से कसौटी पर हर चीज को कसने की कोशिश करते हैं। तो हमें इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए और किसी भी भाषा के विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, उसमें नए नए शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम अंग्रेजी को लें, अंग्रेजी में हर साल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लगातार जुड़ते जाते हैं। हिंदी में यह प्रवृत्ति थोड़ी कम है, तो हमको इस तरह की प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ हिंदी और तमाम जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनमें एक बड़ा गैप है। अगर उत्तर भारत में कुछ एक दक्षिण भारतीय व्यंजनों की बात छोड़ दी जाए तो सामान्य रूप से हम दक्षिण भारतीय भाषाओं के बहुत कम शब्द हम हिंदी में पाते हैं। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में संवाद को भी बहुत हद तक बाधित करता है। बेहतर ये होता कि बहुत सारे जो हमारी दक्षिण भारतीय द्रविड़ियन परिवार की भाषाएं, मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है, आदि भाषाओं के शब्द भी हम हिंदी में ग्रहण करते तो हिंदी और अधिक समृद्ध होती, इसमें कोई संशय नहीं है।
चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे जो शब्दावली है हिंदी की, खास तौर से जो पारिभाषिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली कई बार हम देखेंगे कि ये अत्यधिक जटिल है, जो सामान्य व्यक्ति के समझ से बाहर है। मैं इनमें विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि जो हमारे तकनीक के जो विषय हैं, तकनीकी विषय हैं, विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, विधि है, इस तरह के जो विषय हैं उनकी जो भाषा है वो काफी जटिल है और सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आती है। उदाहरण के लिए अभी मैं देख रहा था, एक दिन पढ़ रहा था, रोग के लिए, औषधि के लिए हिंदी में भेषज शब्द है, जो सामान्य रूप से इस्तेमाल में नहीं आता है, सामान्य लोग उसका व्यवहार नहीं करते हैं। या डिप्लोमा के लिए पत्रोपाधि शब्द है, पत्रोपाधि। तो ये तो कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूं। अगर देखा जाए, कई बार जब हम विज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, तकनीक की पुस्तकें पढ़ते हैं, आर्थिक शब्दावली की बात करते हैं, तब यह काफी जटिल हो जाता है। इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम इन जटिल शब्दों की बजाय भारत में जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है, जो पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करता है, जरूर इस तथ्य को संज्ञान में लेना चाहिए कि आम जनता के बीच जो लोकप्रिय शब्द हैं, जो सामान्य जनमानस के बीच प्रचलित हैं और जिनसे उस भाषा के अर्थ का बोध भली भांति हो जाए, ऐसे शब्दों का अगर चुनाव किया जाए तो निश्चित रूप से हिंदी समृद्ध होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। एक अन्य बात है जो हिंदी के विकास में, खास तौर से भारत में सरकारी जो हमारा तंत्र है, उसमें हम देखते हैं कि आज भी हम अंग्रेजी के आग्रह से मुक्त नहीं हो पाए हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में, जब हमारा संविधान 1950 में लागू किया गया, तब शुरू के 15 वर्षों के लिए, यानी 1965 तक हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम अंग्रेजी को प्रधान भाषा के रूप में अंग्रेजी में कामकाज करेंगे, लेकिन हमारा इन 15 वर्षों में ये प्रयास होगा कि हम हिंदी को एक भाषा के रूप में धीरे धीरे हम उसको जो है एडॉप्ट करेंगे, उसको अपनी कार्यप्रणाली में शामिल करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश 15 वर्षों की तो बात छोड़ना उचित होगा, आज तक हिंदी भारत की प्रधान भाषा नहीं बन पाई है, जबकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। आज भी केंद्र सरकार का, बहुत सारे राज्य सरकारों का, उच्च न्यायालयों का, उच्चतम न्यायालयों का, शीर्ष नीति निर्माणक संस्थाओं का अधिकांश कामकाज अंग्रेजी में होता है। यह एक बड़ा कारण है कि
हिंदी सामान्य जनमानस से नहीं जुड़ पाई है। शासकीय शासन के स्तर पर मैं चर्चा कर रहा हूं। हमारा जो शासकीय तंत्र है वो अभी भी अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ है। अच्छा यह होगा कि हम अधिक से अधिक अपने शासन प्रशासन में, कार्यालयीन व्यवहार में हिंदी को शामिल करें, जिससे हमारे देश की अधिक से अधिक आबादी शासन प्रशासन में, उसके विकेंद्रीकरण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। अब एक दूसरा पक्ष है कि हमारे सामने अवसर क्या है। क्या हिंदी भविष्य में सशक्त होगी? इसका उत्तर निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि बाजारवाद के इस दौर में हिंदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। एक बहुत बड़ा बाजार भारत में, हम जानते हैं भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और एक बड़ा बाजार हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग मौजूद है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अगर क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर देखा जाए तो। ये सभी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि एक वैश्विक बाजार का बड़ा हिस्सा भारत में मौजूद है और यही कारण है कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी पकड़ बनाना चाहती हैं और इस पकड़ को बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि उनको हिंदी में, क्योंकि यहाँ की अधिकांश आबादी हिंदी से परिचित है, हिंदी में जीती है, हिंदी में चिंतन करती है, हिंदी में विचार करती है, इसलिए दुनिया की अधिकांश कंपनियां हिंदी को एक बड़े बाजार के रूप में देखती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचना और तकनीक के इस युग में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। हिंदी में लगातार सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, हिंदी में लगातार इंटरनेट पर कंटेंट अपलोड हो रहे हैं। मैं यहां एक तथ्य बताना चाहूंगा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि 113% की दर से हिंदी के कंटेंट इंटरनेट पर अपलोड हो रहे हैं। कंप्यूटर की भाषा के रूप में हिंदी को लगातार कंप्यूटर के लिए सुगम बनाया जा रहा है। आजकल हिंदी में भी सर्च इंजन आ रहे हैं, बहुत सारे फॉन्ट बन रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार तकनीक में भी हिंदी समृद्ध हो रही है और यही कारण है कि धीरे धीरे हिंदी तकनीक की भाषा भी बन रही है। इसके अतिरिक्त पूरी दुनिया में फिल्म और मनोरंजन उद्योग, भारत में बॉलीवुड यानी मुंबई में जो फिल्में बनती हैं वो
न केवल भारत में लोकप्रिय हैं बल्कि भारत के इतर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, इराक, यूरोपीय देशों में, अमेरिका में और जहां पर भी भारत के बहुत सारे भारतवंशी, मॉरिशस है, फिजी है, गुयाना है, इन तमाम सारे देशों में बड़ी संख्या में भारत के लोग निवासरत हैं। तो भारत की फिल्में न केवल भारत में अपितु विश्व के विभिन्न अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय हैं और हिंदी के प्रति हिंदी के विस्तार का जो ये क्षेत्र है फिल्मों के माध्यम से, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बड़े रुचि के साथ, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हों, चाहे वो पश्चिमी एशिया के देश हों, यहाँ के जो दर्शक हैं वो हिंदी फिल्मों को देखने के लिए हिंदी सीख रहे हैं। ये हिंदी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक अन्य जो बहुत जरूरी चीज है कि हिंदी का जो मीडिया है, हिंदी भारत का जो मीडिया बाजार है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, हम देखते हैं कि हिंदी दोनों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों माध्यमों में हिंदी का वर्चस्व है। भारत में अधिकांश अखबार हिंदी में छपते हैं। बहुत सारे भारत में अधिकांश चैनल हैं जो हिंदी में प्रसारित होते हैं। तो एक जो बड़ा बाजार है पूरे देश में हिंदी का, वो हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां पर एक बात यहां पर ध्यान देने की है कि आज हम विभिन्न अखबारों, समाचार चैनलों में इंग्लिश का बढ़ता हुआ प्रयोग देख रहे हैं। इंग्लिश से तात्पर्य है ऐसी हिंदी जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बहुत हद तक किया जाता हो। मैं इसको एक सीमा तक तो सही मानता हूं, जहां तक ये भाषा के विकास में बाधा पैदा ना करे, स्वाभाविक हो, तहां तक यह स्वीकार्य है। लेकिन अगर इसकी वजह से खास मिशन के तहत इस तरह से किया जाए किसी समाचार माध्यम के द्वारा, तो वो उचित नहीं है। बहुत सारे लोग आज हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रित रूप का प्रयोग करते हैं। यहां तक कि आप देखेंगे कि इंटरनेट में या सोशल मीडिया में या आज जो फोन आ रहे हैं, मोबाइल फोन्स में, हिंदी का प्रयोग, हिंदी को रोमन लिपि में लिखा जा रहा है। रोमन लिपि के माध्यम से हम हिंदी को अभिव्यक्त करते हैं। तो यह हिंदी के विकास में निश्चित रूप से अपना योगदान देता है। लेकिन यहां पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा जो मौलिक चिंतन है, हमारी जो जीवंतता है, वो हमारी अपनी भाषा में होती है, भाषा से जुड़ी होती है। इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी भाषा के विकास के लिए इस तरह के कदमों का स्वागत करें, लेकिन जहां पर जब वो भाषा को नुकसान पहुंचाने लगें, भाषा के विकास में बाधक हों, तो निश्चित रूप से हमको इसके प्रति सजग होना चाहिए। किसी भी देश के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषा केवल बोलचाल का माध्यम नहीं होती है।
भाषा में हमारी परंपराएं जीवित होती हैं, हमारे आचार विचार, रहन सहन, कला, संस्कृति इत्यादि सभी भाषा के माध्यम से ही हम उन तक पहुंचते हैं। और किसी भी भाषा के, कोई भी भाषा समाज का एक जीवंत दस्तावेज होती है। तो इन तमाम बातों के परिप्रेक्ष्य में मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ एक सीमाओं के बावजूद हिंदी का भविष्य उज्जवल है। हिंदी का भविष्य लगातार हिंदी को एक वैश्विक भाषा बनाने की ओर लगातार हम काम कर रहे हैं। एक बात यहां पर और मैं कहना चाहूंगा कि भाषा में गुणात्मक सृजन की ओर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंततः हमने ये महसूस किया, हम देखते हैं कि सूचना क्रांति के माध्यम से, सूचना तकनीक के विस्तार से हिंदी में मात्रात्मक तो लाभ बहुत हुआ है, लेकिन गुणात्मक तौर पर उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए आज पुनः इस बात की आवश्यकता है कि हम लेखन में, अनुवाद में गुणात्मक वृद्धि की ओर ध्यान दें। देवकीनंदन खत्री जी का नाम सभी आप सब जानते हैं, प्रेमचंद जी का नाम आप सब जानते हैं, दुष्यंत कुमार को आप सब जानते हैं। ये ऐसे रचनाकार हैं जिनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी है। आज हमको इसी तरह के हिंदी की आवश्यकता है। हिंदी में एक बड़ा क्षेत्र कहना चाहिए, एक बड़ा गैप है कि बाल साहित्य यहां पर बहुत कम लिखा जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की जो बहुत सारी बच्चों की आबादी है वो उत्कृष्ट साहित्य से वंचित है। ऐसे में निश्चित रूप से हमारे लेखकों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए, ताकि हम एक उत्कृष्ट बाल साहित्य का निर्माण कर सकें। हिंदी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिडाद एंड टोबैको, अमेरिका के कुछ हिस्से जहां पर प्रवासी हैं, कनाडा, ब्रिटेन जहां पर हमारे भारतवंश के लोग रहते हैं। निश्चित रूप से सभी को इस वैश्वीकरण ने एक मंच पर लाया है और ये सब मिलकर हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार।